हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। ऑटो साइकिल से रिलेटेड हमने प्रीवियसली 2 से 3 डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे कि हमने इफिशिएंसी का डेरिवेशन किया है ऑटो साइकिल की, हमने ऑप्टिमम प्रेशर और ऑप्टिमम वर्क डन की बात करी है। आज हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर की, और मीन इफेक्टिव प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ओके, ऑटो साइकिल में मीन इफेक्टिव प्रेशर हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑटो साइकिल। ओके, ऑटो साइकिल में पीवी डायग्राम में कितनी प्रोसेस हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 4 प्रोसेस। कौन कौन सी वो 4 प्रोसेस थी? एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ड्रॉ करते हैं यहां पर। 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 3 constant volume heat addition, 3 to 4 expansion, and 4 to 1 is constant volume heat rejection. ओके, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। ऑटो साइकिल जनरली कहां यूज की जाती है? ऑटो साइकिल यूज की जाती है पेट्रोल इंजन के लिए, लेकिन थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं? एयर को हम क्या करते हैं? एज अ वर्किंग फ्लूइड कंसीडर करते हैं। तो एयर को ही हमने क्या किया? कंप्रेस किया, पिस्टन मूव हुआ बीडीसी से टीडीसी, और ये कंप्रेशन हमने कैसा माना? एडियाबैटिक। और एक्सपांशन भी हमने कैसा माना? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक के लिए कौन सा लॉ फॉलो होता है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर पी क्या है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, एंड गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, और सी क्या है यहां पर? कांस्टेंट। अब देख रहे हैं यहां पर प्रेशर की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इनिशियली प्रेशर कितना था सिलेंडर के अंदर? P1। P1 इज द मिनिमम प्रेशर। P2 क्या है? आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर मिला आपको उसको हमने क्या बोला? P2। P3 क्या है? हीट एडिशन के बाद जो सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर जनरेट हुआ उसको हमने क्या बोला? P3। P4 क्या है? एक्सपांशन के बाद जो प्रेशर आपको मिला वो क्या है? P4। तो हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि साइकिल में प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और अगर हम बात करें कि कितनी वैल्यू है, तो 4 एंड पॉइंट्स पे हमारे पास 4 प्रेशर की वैल्यूज आ रही हैं, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, ऑटो साइकिल का यूज पेट्रोल इंजन में होता है, और पेट्रोल इंजन में हम ऑटो साइकिल का यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ओके, वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाए? थ्योरेटिकली हम वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए इफिशिएंसी की हेल्प लेते हैं। इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है? 1 - 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। कंप्रेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? V1/V2। ओके, V1 इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या था यहां पर? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या था? पिस्टन टीडीसी पर पहुंच चुका है, टीडीसी पर पहुंचने के बाद जितना वॉल्यूम बच गया है सिलेंडर और पिस्टन हेड के नीचे, उसको हमने क्या बोला? क्लियरेंस वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? सिलेंडर के अंदर पिस्टन जितना भी ट्रेवल किया टीडीसी से वीडीसी, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम हमारे पास क्या था? V1। V2 क्या है?
V2 इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका रेशियो हमने क्या बोला था, कंप्रेशन रेशियो। ओके, अगर हमें कंप्रेशन रेशियो मालूम है तो हम इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और आउटपुट का मतलब क्या है यहां पर, वर्क डन। आउटपुट का क्या मतलब है, वर्क डन। वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, इनपुट का मतलब क्या है, हीट सप्लाई। ओके, यहां से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा याद करिए, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पीवी डायग्राम है और पीवी डायग्राम में अगर कोई कर्व बना है या कोई प्रोसेस बनी है तो उस प्रोसेस से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया गया था, वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, इंटीग्रेशन पीडीवी। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है। तो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पीडीवी। ओके, इंटीग्रेशन पीडीवी का मतलब क्या है, पी प्रेशर है एंड डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम है। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन जनरली मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समीशन। समीशन यहां पर क्या मतलब है इंटीग्रेशन का, एरिया। ओके, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और इस फॉर्मूले से वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा था फर्स्ट यूनिट में कि एरिया अंडर द कर्व आपको क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। अगर आपने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ये वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो वर्क का फॉर्मूला हमने इससे भी निकाला है, इससे भी निकाला है, तो इससे क्या लिखेंगे हम वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट सप्लाई। और हीट सप्लाई कौन सी प्रोसेस में हो रही है, प्रोसेस 2 to 3। और प्रोसेस 2 to 3 में हीट सप्लाई क्या था, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हीट सप्लाई को हम लिख सकते हैं CV T3 माइनस T2, ये हीट सप्लाई है। हीट रिजेक्टेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेस 4 to 1 में हीट रिजेक्टेड कैलकुलेट करेंगे CV T4 माइनस T1। ओके, यहां से वर्क डन जो आ रहा है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू CV, अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर हम रिमेनिंग क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1। ओके, ये फॉर्मूला आया। वर्क डन कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है कि प्रेशर में चेंज इन वॉल्यूम अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि अगर एक ही प्रेशर होता है तो हम उस प्रेशर को वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें वर्क डन मिल जाता। लेकिन यहां पर कितने प्रेशर हैं, 4 प्रेशर हैं। ओके, 4 प्रेशर गिवन है। साइकिल में कितने प्रेशर काम कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 4 प्रेशर काम कर रहे हैं। लेकिन इस साइकिल से हम पेट्रोल इंजन में यूज कर रहे हैं, आपकी बाइक चल रही है, तो जब बाइक चल रही है वर्क डन मिल रहा है। तो अलग अलग प्रेशर के बारे में ना बात करके हम क्या बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज मीन बताइए कितना प्रेशर लगा। ओके, उसी का नाम क्या हो जाता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मतलब कि साइकिल में तो 4 प्रेशर हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज बताइए, मीन बताइए प्रेशर कितना साइकिल में यूज हुआ या साइकिल में अप्लाई हुआ, जिससे निकाला गया वर्क डन इस वर्क डन के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो हम एक इमेज, ये सब इमेजिनरी बात है। ओके, इमेजिनरी बात क्यों है, कि इमेजिनरी बातें हैं क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है वो मीन है और वो मीन की लाइन हम कहीं भी कंसीडर कर लेते हैं, ये मीन का पॉइंट है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है पी मीन कंसीडर करने की, जो भी एरिया आप पी मीन से कैलकुलेट करेंगे वो एरिया इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज साइकिल के अंदर कितना प्रेशर काम किया है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर की ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे की जितना एरिया है, ये एरिया बेसिकली साइकिल के एरिया के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो उसमें जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा। तो वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे भी तरीके से कि प्रेशर अगर आपको मिल जाए और इसमें अगर आप चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, या कितना वॉल्यूम चेंज हुआ या स्ट्रोक वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो एरिया है, ये एरिया आपको वर्क देगा। लेकिन क्या एक्चुअली में इसी तरह से हमारी प्रोसेस हुई है, यही हमारी साइकिल है? नहीं, लेकिन इमेजिनरी प्रेशर से जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आपकी साइकिल के एरिया के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, CV T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1। क्लियर, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है। अब यहां पर मीन इफेक्टिव प्रेशर का ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। हम क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी टेम्परेचर्स को किसी भी एक टेम्परेचर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में लेकर आते हैं। तो हम सबसे पहले T3, T2 और T4 को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, मतलब इसका स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या मतलब है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू CV। अब बात करते हैं T3 की। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर कि T2, T3 और T4 को T1 के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जाए। थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं कि T3, T2 और T4 को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए एक एक करके प्रोसेस ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस 1 to 2। ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन था, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। यहां पर हम T2 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। V1 बाय V2 क्या है, V1 बाय V2 जो है वो क्या है हमारे पास, कंप्रेशन रेशियो। तो T2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है T1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। क्लियर हुआ, आपको T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में आ चुकी है। अब हम T3 की वैल्यू को भी T1 के टर्म्स में लेकर आएंगे। ओके, तो उसके लिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 किस तरह की प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3 एक तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में गैस लॉ कैसे अप्लाई होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इसको लिख सकते हैं P2 बाय T2 इज इक्वल टू P3 बाय T3। यहां पर हम T3 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो T3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू T2 P3 बाय P2। P3 बाय P2 इज द प्रेशर रेशियो, इसको हम RP लिख देते हैं। T2 क्या है, T2 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, T1 RC की पावर गामा माइनस 1। यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई, किसके टर्म्स में, T1 के टर्म्स में। तो T3 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, T1 RP RC की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2 कितना है, T1 RC की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। T4 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस लेते हैं, प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 में हम क्या लिख सकते हैं, T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। हमें यह मालूम है कि V4 और V1 बराबर हैं और V3 और V2 भी बराबर हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं T3 V2 की पावर गामा -1, T4 को हम लिख सकते हैं V4 को हम लिख सकते हैं V1 की पावर गामा -1। V1 बाय V2 हमें मालूम है कितना है, V1 बाय V2 जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। तो यहां से T4 की वैल्यू भी किसके टर्म्स में आ गई, T3 के टर्म्स में आ गई। T3 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। T3 की वैल्यू हम T1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, T1 RP RC की पावर गामा -1, RC की पावर गामा -1। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। T4 की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, T1 के टर्म्स में आ गई हमारे पास। ओके, तो T4 की वैल्यू भी हम यहां पुट करते हैं। T3 हमने पुट कर दिया, T2 हमने पुट कर दिया, T4 कितना है, T1 RP प्लस T1। ओके, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ क्या बचा अब, T1 को हम क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। T1 को हमने कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 कॉमन आ सकती है, तो इसको हम क्या करें, कॉमन निकाल लें। कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, RP -1 माइनस RP -1 ब्रैकेट क्लोज। RP -1 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, CV RP -1 T1। ओके, यहां से T1 भी कॉमन है। ओके, ये पूरा कंप्लीट क्या कॉमन है, यहां से T1 और यहां से RC कॉमन है, तो यहां पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां से T1 कॉमन है, RP को -1 को भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, RC की पावर गामा -1। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हम किस तरह से कैलकुलेट करें, देखिए ये है V2, ओके, ये है V1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है V1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, V2। अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम चाहिए तो ये डिस्टेंस आप कैसे मेजर करेंगे, आप निकालेंगे V1 माइनस V2 से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो हम लिख रहे हैं, इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2। क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, यहां से हम क्या करें, V1 को कॉमन निकाल लें। V1 को कॉमन निकाल लेते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V1। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस V2 बाय V1 इज इक्वल टू CV प्रेशर रेशियो -1 T1 कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा -1। V1 बाय V2 क्या है, V1 बाय V2 है हमारा कंप्रेशन रेशियो। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज को हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं, CV डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो, ओके, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर रेशियो -1 मल्टीप्लाइड बाय T1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 और V1 भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले में आप ये देखिए कि आपके पास प्रेशर रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ किसके आया है, प्रेशर रेशियो। अगर आपको पता है तो आप मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 चाहिए हमें, कंप्रेशन रेशियो चाहिए। इसको अगर हम और कैलकुलेट करें तो इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, V1 की वैल्यू हटा दें, T1 बाय V1 की वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर दें तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल्स टू, देखिए T1 बाय V1 और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा CV T1 बाय V1 RP -1 माइनस RC -1, ओके, RC टू द पावर गामा -1। और इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो कंप्रेशन रेशियो कहां चला जाएगा, ऊपर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो की पावर, कंप्रेशन रेशियो -1। क्लियर। इसको अगर हम देखें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अगर हम गैस लॉ लगा दें, ठीक है, गैस लॉ क्या होता है,
गैस लॉ होता है पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी में यहां पर हम टी और वी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो टी बाई वी कितना हो जाएगा? प्रेशर डिवाइडेड बाई एम आर इज इक्वल्स टू टी बाय पी। ओके, टी बाय वी, सॉरी टी बाय वी। टी बाय वी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेशर डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहां पर टी बाय वी हम रख सकते हैं सीवी पी डिवाइडेड बाय एम आर P1। बाकी सारी वैल्यूज सेम आएंगी। प्रेशर रेशियो -1, कंप्रेशन रेशियो -1, कंप्रेशन रेशियो डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो -1। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सीवी की जगह हम क्या कर सकते हैं? सीवी की वैल्यूज को रिप्लेस करके हम इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर मास की वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। पर केजी की रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप चाहे तो मास हटा सकते हैं। तो यहां पर जो सारी वैल्यूज आएगी वो किस टर्म्स में आएगी? पर केजी की वैल्यू पर केजी के टर्म्स में आपको रखनी पड़ेगी। ओके, पर केजी के टर्म्स में आपको सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। सीवी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सीवी की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करें? ध्यान दीजिए जरा। सीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट यूनिट में एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या है? सीपी माइनस सीबी इज इक्वल्स टू आर। और एक रिलेशन था सीपी बाय सीबी इज इक्वल्स टू गामा। सीपी बाय सीवी गामा है और सीपी माइनस सीवी क्या है? आर है। और इस डेरिवेशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सीवी की वैल्यू चाहिए। तो सीवी की वैल्यू अगर हम निकालना है तो हम क्या करें? सीपी को हम क्या लिख दें? गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो सीवी की जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आ रही है, गामा -1 इज इक्वल्स टू आर, सीवी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा -1। ये आ गई सीवी की वैल्यू। क्लियर? ये सीवी की वैल्यू आ गई। सीवी की वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट कर देंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। P1 डिवाइडेड बाई गामा -1 और ये पूरा जो टर्म है वो आ जाएगा। ये फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा किसका? मीन इफेक्टिव प्रेशर का। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं सीवी की वैल्यू को पुट करने के बाद। ठीक है, तो देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला देखिए ध्यान से। यहां पर मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू सीवी पुट करने के बाद आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? P1 डिवाइडेड बाई गामा -1। ओके, न्यूमरेटर में और क्या आ रहा है? आरसी -1। डिनोमिनेटर में आरसी -1 आ रहा है। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? प्रेशर रेशियो -1, कंप्रेशन रेशियो -1 और लास्ट टर्म क्या बचा? कंप्रेशन रेशियो। ओके, और लास्ट टर्म क्या बचा? कंप्रेशन रेशियो। तो P1 बाई गामा -1, आरसी डिवाइडेड बाई आरसी -1, ओके, आरपी -1, आरसी टू द पावर गामा -1। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है मीन इफेक्टिव प्रेशर का। और मीन इफेक्टिव प्रेशर एक तरह का इमेजिनरी प्रेशर है। ये प्रेशर उतना ही वर्क बनाएगा या उतना ही वर्क डेवलप करेगा अगर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जितना साइकिल में टोटल नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इसको हम दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक ऑन एन एवरेज साइकिल में कितना प्रेशर काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन में एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ती है। मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है ये फॉर्मूला याद रखना। P1 RP -1 RC टू द पावर गामा -1, कोई भी एक टर्म मिस हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करने का? हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा है? कंसेप्चुअली मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके,
अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाएगा। तो साइकिल में जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट कर चुके होते हैं, वर्क डन हम निकाल चुके होते हैं। तो वर्क डन हम निकाल लिए, फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता है, उस स्ट्रोक वॉल्यूम से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो इजीली आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी हमें ये सारी वैल्यूज दे दी जाती हैं, ओके, आरपी दे दिया, आरसी दे दिया, गामा दे दिया, P1 दे दिया, उस केस में हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ऑटो साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।